नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मस्ती में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है कि देखने वाले हैं अभिकल्प काल तथा जनसंख्या के बारे में। ठीक है कि डिज़ाइन पीरियड क्या होता है, आपका पॉपुलेशंस किस तरह से जो है कि पता किया जाता है, अनुमान कैसे लगाया जाता है, जनसंख्या का जो है कि किस तरीके से अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डिज़ाइन पीरियड की। डिज़ाइन पीरियड जो होता है अभिकल्प काल क्या होता है आपका। तो सबको पता है कि जो आपकी जनसंख्या होती है, किसी भी सिटी की, किसी भी नगर की जो जनसंख्या होती है वो आपकी स्थिर नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं बनी रहती है। यदि आपकी परिस्थितियां जो है अनुकूल हैं, ठीक है, तो जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। और जो है कि परिस्थितियां जो है कि प्रतिकूल होने पे जो आपकी जनसंख्या होती है क्या होती है, घट जाती है। तो इसलिए जब भी हम जो वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट होता है उसको बनाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो आने वाला 25 से 30 वर्षों का समय है उसमें आपके नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, उसके हिसाब से जो है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो ये आप डिज़ाइन पीरियड को समझने के लिए इन सभी बातों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अभिकल्प काल क्या होता है। तो जब भी आप जो है कि वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जब भी वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें जो जो प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या होती है, मान लीजिए आपकी प्रेजेंट टाइम में किसी जो नगर है, जो सिटी है, उसकी जनसंख्या मान लीजिए 25 है, तो इसके हिसाब से जो है कि हम जो सप्लाई का सिस्टम होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, उसको नहीं बनाते हैं। इसके हिसाब से हम नहीं बनाते हैं। आने वाले जो 25 से जो है कि 30 साल होते हैं, ठीक है, आने वाला जो 25 से भविष्य का 25 से 30 साल होता है, उसको भी जो है कि हम कंसीडर करके जो जनसंख्या अनुमान की जाती है उसके हिसाब से हम जो है कि वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट होता है उसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आने वाला अथवा वर्तमान जो जनसंख्या होती है उसको आधार न मानकर भविष्य का जो 25 से 30 वर्ष के अंत पर जो जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। सबसे पहले जो आने वाला 25 से 30 साल है उसके हिसाब से जो है जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले 25 से 30 साल में इस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो उसके हिसाब से हम जो है कि वाटर जो सप्लाई होता है, जल सप्लाई योजना बनाई जाती है। उसके हिसाब से जल सप्लाई योजना बनाई जाती है ताकि जो आने वाला 25 से 30 साल है उसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जो है कि संतोषजनक और सेवाकर बना रहे और जो है कि कार्यकारी बना रहे। ठीक है, तो ये जो काल होता है जिसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट को, उसको कहते हैं अभिकल्प काल। इसको क्या बोलते हैं, अभिकल्प काल बोलते हैं। सामान्यतः इस काल की अगर देखी जाए तो यह पगा 25 से 30 वर्ष लिया जाता है। सो फाइनली अगर अभिकल्प काल की बात करी जाए डिजाइन पीरियड की, तो डिजाइन पीरियड आपका वह समय होता है जिसको ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट होता है उसको तैयार किया जाता है कि आने वाली जनसंख्या जो है उतने समय तक उस प्रोजेक्ट का लाभ लेती रहेगी और वो प्रोजेक्ट जो है आपका कार्यकारी बना रहेगा। सो आपका डिजाइन काल जो होता है अभिकल्प काल अधिक नहीं रखा जाता है। ठीक है, डिज़ाइन पीरियड जो अभिकल्प काल जो होता है अधिक लंबा नहीं होना चाहिए और नहीं है जो है कि बहुत छोटा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी पर योजना व्यय उचित भार पड़े। वर्तमान पीढ़ी पर जो है वह योजना व्यय का, यानी जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उस प्रोजेक्ट का जो भार आने वाला है, जो कॉस्ट आने वाली है, जो कीमत लगने वाली है, उसका भार जो है कि वर्तमान पीढ़ी पे कम पड़े। यदि आप अभिकल्प काल जो है कि बहुत लंबा ले लेते हो, यानी यदि आप अभिकल्प काल जो है कि 30 साल की बजाय 60 साल तक ले लेते हो, ठीक है, 60 वर्ष तक ले लेते हो, तो जो जनसंख्या 60 वर्ष के बाद आएगी वो फिलहाल जो वर्तमान की जनसंख्या है उसकी 3 गुनी से 4 गुनी हो सकती है। 3 से 4 गुनी हो सकती है, यानी जनसंख्या आपकी फाइनली क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो अगर उसके हिसाब से हम जो है कि प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे तो जो आपका वाटर सप्लाई का सिस्टम जो होगा, जो प्रोजेक्ट होगा, उस पर जो है कि ज़्यादा कास्ट आएगा, यानी पाइप जो है आपको ज़्यादा बिछानी पड़ेंगी। और जो है कि जो कल जल का सिस्टम है, जो उसके लिए वाटर जो सप्लाई वाला वाटर जो होता है जिसको परिशुद्ध किया जाता है जल कल से, उसको स्थापित करने के लिए अधिक खर्च आएगा और जो है कि बड़े साइज के पाइप बिछाने पड़ेंगे जो कि आने वाले भविष्य के लिए किए जाते हैं। तो इससे जो होता है जो वर्तमान की पीढ़ी है उस पे जो है कि आपका भार जो है कि ज़्यादा आएगा। ठीक है, अनावश्यक अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसलिए हम अधिक लंबा जो है कि अभिकल्प काल नहीं लेते हैं और छोटा भी अभिकल्प काल नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये जो कार्य होते हैं आपके प्रोजेक्ट जो तैयार किए जाते हैं, या प्रोजेक्ट जो है कि हमें तैयार नहीं किए जाते हैं। इसलिए आपका जो अभिकल्प काल होता है वो एक औसत में लिया जाता है। और जो अभिकल्प काल की यहाँ पे बात करें
तो अभिकल्प काल जो होता है जो है कि सामान्यतः 30 वर्ष, 25 से 30 वर्ष लिया जाता है। और निर्माण काल यानी जब प्रोजेक्ट आपका जो बन जाता है उसका समय जो है 2 वर्ष से 5 वर्ष तक लिया जाता है। विभिन्न जो निर्माण कार्य होते हैं, जो अलग अलग तरह के निर्माण कार्य होते हैं, उनके लिए जो है कि जो अभिकल्प काल होता है आपका अलग अलग लिया जाता है। जिससे बांध जो होते हैं आपके, बांध जलाशय में जल संग्रह जो किया जाता है आपका, उसके लिए जो अभिकल्प काल होता है 50 वर्ष का लिया जाता है। जल शोधन वर्क्स के लिए 15 वर्ष, 15 वर्ष लिया जाता है। यानी इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट निर्माण होने के 15 साल तक, भविष्य तक ये जो है कि जो जनसंख्या आने वाली है उसके लिए ये काम कर सकेगा संतोषजनक। ठीक है। उसी तरह से जल वहन पाइप जो होती है उसके लिए 30 वर्ष का अभिकल्प काल दिया जाता है। जल वितरण पाइप के लिए 30 वर्ष का, और जो है कि जो सर्विस टैंक होती है आपकी, सर्विस टैंक, उसके लिए 15 वर्ष का लिया जाता है। उसके बाद जो पंप होते हैं, विद्युत मोटर होते हैं, उसके लिए भी 15 वर्ष का समय लिया जाता है। ठीक है। पंप घर के लिए 30 वर्ष का समय दिया जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट जो है कि जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशंस, यानी जनसंख्या का किस तरह से जो है कि पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो जनसंख्या जो होती है आपका पूर्वानुमान लगाने की, जो भविष्य में किसी नगर की जो जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए जो है कि यहाँ पे बहुत सारी विधियाँ हैं, जिन विधियों को यूज करके जो है कि जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले भविष्य में जो अभिकल्प काल होता है, अभिकल्प काल के अंत तक जो है कि कितनी जनसंख्या होगी। जब आपका जो है कि अभिकल्प काल निर्धारित कर लिया जाता है तो उसके पश्चात आने वाले वर्षों के लिए नगर की जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि नगर की जनसंख्या जो होती है सदा स्थिर नहीं रहती है। यह अनुकूल परिस्थितियां होने पे बढ़ती है और प्रतिकूल परिस्थितियां होने पे क्या होती है, घटती रहती है। ठीक है। तो अलग अलग शहरों की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो बढ़ोतरी की दर जो होती है भी अलग अलग होती है। अलग अलग जो शहर होते हैं उनकी बढ़ोतरी दर भी अलग अलग होती है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो जो फोरकास्टिंग की जाती है आने वाले समय के लिए, जो आपका टाइम पीरियड जो होता है उसके लिए जो जनसंख्या का जो अनुमान लगाया जाता है उसके लिए कई विधियाँ होती है। जैसे आपके यहाँ पर फर्स्ट है गणितीय बढ़ोतरी विधि, उसके बाद सेकेंड ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि, बढ़ोतरी दर के अनुरूप वृद्धि विधि, उसके बाद चौथे नंबर पे है वृद्धि संयोजन विश्लेषण विधि, और 5वें नंबर पे है जो ग्राफिकल मेथड यानी रेखा चित्रीय विधि, 6ठे नंबर पे है आपका तुलनात्मक विधि। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है आपका जोन व्यवस्था या मास्टर प्लान विधि। ठीक है। जोनिंग या मास्टर प्लान विधि होती है, इम्पोर्टेंट विधि है। सबसे पहले देखा जाता है यहाँ पे गणितीय विधि, गणितीय बढ़ोतरी विधि क्या होती है। ठीक है। तो जो अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड होता है इसको सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो यह विधि जो होती है उन नगरों के लिए जो है कि अपनाई जाती है जो पुराने बसे हुए होते हैं। ठीक है। जो बड़े नगर पहले से बसे हुए होते हैं उनके लिए ये विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि पिछले जो 4-5 दशक होते हैं उनकी जनसंख्या का औसत निकाल लिया जाता है, और जो अभिकल्प काल माना जाता है उसके अंत पर नगर की जनसंख्या ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है। तो इस विधि से जो प्राप्त मान होते हैं निम्न स्तर के होते हैं, यानी वो एक्यूरेट मान नहीं होते हैं, क्योंकि ये विधि आपकी उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है। जैसे इसका फार्मूला होता है कि पीएन यानी एन दशकों के बाद जो है कि जनसंख्या, अनुमानित जो जनसंख्या होती है आपका P प्लस N इंटू IA होती है। ठीक है। तो P जो आपका यहाँ पे जो P है आपका PN जो है अभिकल्प काल के अंत में नगर की संभावित जनसंख्या है, यानी N दशक। जो पीएन है आपका क्या है, पीएन आपका जो है कि अभिकल्प काल के अंत में नगर की संभावित जनसंख्या जो आपको निकालनी है। ठीक है। अनुमानित जनसंख्या है। पीए जो है आपकी क्या है, वर्तमान जनसंख्या है, इसको पी से भी डिनोट करते हैं। एन आपका जो है कि दशकों में जो अभिकल्प काल है, जो आपका अभिकल्प काल होता है, जैसे 30 साल है या फिर 40 साल मान लीजिए, 10 अभिकल्प काल, या 50 साल मान लीजिए, तो इसको दशकों में क्या होती है, अभिकल्प काल होता है। ठीक है। दशक में जैसे इसमें कितने दशक हो जाएंगे आपके, अगर देखी जाए तो जैसे 3 दशक मान लीजिए हो गए, 30
मतलब एक दशक 10 साल को क्या बोलते हैं, एक दशक बोलते हैं। तो 30 दशक हो जाएंगे, इसमें 4 दशक हो जाएंगे। तो इस तरह से दशकों में जो है कि अभिकल्प काल होता है। ठीक है, अभिकल्प काल किस में होता है, दशकों में होता है। उसके बाद आईए क्या होती है, जनसंख्या में प्रति दशक औसत बढ़ोतरी होती है। आई ए जो होता है आपका, आई ए, ये आई ए जो होता है आपका, ये जनसंख्या में प्रति दशक औसत में बढ़ोतरी। जैसे आपका यहाँ पे देखा जाए, मान लीजिए 2011 की जनसंख्या आपको दी है। उसके बाद 2021 में पूछ रही है जनसंख्या, यानी एक दशक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक दशक हो गया। यहाँ पे एक दशक, दशक की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई। तो प्रति दशक, ये दशक है ना, ये दशक, तो प्रति दशक में जो औसत बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी जितनी भी बढ़ोतरी होती है, 2011 में मान लो जनसंख्या 30 थी और 2021 में जनसंख्या आपकी हो जा रही है 35 हो जा रही है। ठीक है, तो इसका जो औसत निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हर दशक में जितनी जनसंख्याएँ आती हैं, जो बढ़ोतरी होती है जनसंख्याओं में हर दशक में, उसका क्या करते हैं, निकाल देते हैं औसत। जिस तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल अभी देखेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल है जो है कि दिया है कि एक नगर की पूर्व दशकों की जनसंख्या निम्नांकित है। ठीक है, वर्ष 1981 में 2000 व्यक्ति थे, 20 यहाँ पे व्यक्ति थे। उसके बाद 1991 जो है कि 24,500 व्यक्ति हो गए। फिर 2001 में जो व्यक्तियों की संख्या आपकी 29,500 है। फिर 2011 में आपकी व्यक्तियों की जनसंख्या 35,200 है। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक दशक में आपको व्यक्तियों की संख्या दे दी है, यानी जनसंख्या दे दी है। और उसके बाद जो है कि इस नगर की वर्ष 2021 में और 2031 में जो है कि जनसंख्या पूछ रहा है कि जनसंख्या कितना होगा। ठीक है, तो सबको यहाँ पे पता है जो है कि सूत्र क्या होता है आपका, पी एन बराबर होता है पी प्लस एन आई ए। पी एन बराबर पी प्लस एन आई ए, इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, और जो है कि जनसंख्या निकालेंगे। वर्ष यहाँ पे हम जो है कि एक सुंदर सी सारणी बनाएंगे। उस सारणी में जो है कि जितने भी पॉइंट्स है उसको नोट करेंगे। यहाँ पे दशक नोट करेंगे, उसके बाद जनसंख्या नोट करेंगे, और प्रति दशक में जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्रति दशक में औसत बढ़ोतरी जो होगी उसको लिखेंगे। उसके बाद टिप्पणी कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे जो है कि जो दशकों में जनसंख्या दी उसको लिख लेंगे। 1981 में जनसंख्या दी है आपका 20,000। उसके बाद 1991 में जनसंख्या दी है 24,500। 2001 में बात की जाए तो 29,500 है। उसके बाद 2011 में जनसंख्या दी है 35,200। सारी जनसंख्याएं जो है कि सभी ईयर्स में लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे जो है कि 1981 से लेके जो 91 का दशक है, 10 वर्ष का समय है, इस दशक में जो है कितनी बढ़ोतरी हुई। तो यानी यहाँ पे जो दो जनसंख्या दी गई 24,500 में से 20,000 जो है कि घटा देंगे, तो जो आपकी बढ़ोतरी आएगी वो हो जाएगी 4500, 4,500 आ जाएगी। उसी तरह से जो 91 से 2001 का दशक है उसमें से जो है कि हम बढ़ोतरी निकाल देंगे, तो बढ़ोतरी जो आएगी आपकी 5,000 आएगी। उसके बाद जो है कि 2001 से 2011 का दशक है जो है कि उसमें से बढ़ोतरी निकाल देंगे, यानी ये जो 35,200 है इसमें से 29,500 घटा देंगे, तो 5,700 जो आपकी प्रति दशक में जनसंख्या में बढ़ोतरी आ जाएगी। अब ये जितनी भी बढ़ोतरी आपकी आई हैं हर दशक में जो है ये बढ़ोतरियाँ आई हैं, जितनी भी ये सभी क्या है प्रति दशक में बढ़ोतरियाँ, इन बढ़ोतरियों क्या करेंगे, औसत निकाल देंगे। तो औसत का फार्मूला सबको पता होता है कि सभी जो जितने भी डेटा दिए होंगे सबका कर देंगे योग, और बटे नीचे कर देंगे संख्याओं की संख्या से क्या कर देंगे, डेटा की संख्या से भाग कर देंगे। तो ये आपका 5,067 आ जाएगा। 5,067 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्रति दशक में औसत बढ़ोतरी आ जाएगी। ये औसत है, बढ़ोतरी में क्या है, औसत है। औसत निकाल देंगे और उसके बाद एन की वैल्यू लिख देंगे। एन बराबर 3 दशक, एन बराबर 3 है। यहाँ पे दशकों की संख्या क्या है, दशक आपके 3 है, तो ये 3 रख के जो है कि औसत निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद 2021 में, वर्ष 2021 में नगर की अनुमानित जनसंख्या निकाल देंगे। पी एन इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, पी एन इज इक्वल टू पी होता है प्लस एन आई ए, आपका फॉर्मूला होता है, इसको यूज करेंगे जो है कि, तो पी एन इज इक्वल टू लिख देंगे पी, यानी जो आपकी ये प्रारंभिक जनसंख्या है, पहली जनसंख्या है, तो 35,200 जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या इतनी है। उसके बाद एन की वैल्यू 1 लेंगे, एक दशक, यानी 2011 से लेके, पूछा है 2021 में, तो 2011 से लेके 2021 में एक दशक हुआ है। कितना दशक हुआ है, एक दशक हुआ है। 2011 में आपको जनसंख्या पता है, 2011 में, ये 2011 में आपको जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या पता है, 2021 में पूछ रहा है, यानी एक दशक के बाद पूछ रहा है। दशकों की संख्या हो जाएगी 1 और वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी 35,200। दशक की संख्या लिख देंगे 1, और उसके बाद जो औसत है,
ये औसत का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 40,267 व्यक्ति हो जाएंगे वर्ष 2021 में। सेम 2031 में निकाल देंगे। 2031 में आपको क्या करना है, यहाँ पे पी एन, सेम फार्मूले से पी एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये वर्तमान जनसंख्या, 35,200 वर्तमान जनसंख्या है। दशकों की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी और बाकी जो डेटा है सेम रहेंगे। दशकों की संख्या यानी 2011 यहाँ पे है, उसके बाद 2031 में पूछ रहा है, तो दशक यहाँ पे कितने बीत चुके हैं, 2 दशक, 2 दशक बीत चुके हैं, तो 2 दशक 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली आंसर आ जाएगा 45,334 व्यक्ति। उसके बाद जो सेकेंड विधि है जनसंख्या का अनुमान लगाने की, जो सेकेंड विधि है ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि है, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। इसमें क्या किया जाता है बच्चा, इसमें क्या किया जाता है कि इस विधि में कुछ जो पिछले जो कुछ दशकों की जनसंख्या होती है उसका प्रतिशत क्या करते हैं, प्रतिशत बढ़ोतरी निकालते हैं। प्रतिशत बढ़ोतरी जो होती है उसका औसत निकाल देते हैं, यानी हर बार जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे कि ये वृद्धि हुई मान लो 35 को कर देंगे कन्वर्ट प्रतिशत में, और हर दशकों की जो जनसंख्या होगी उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे वृद्धि को, और प्रतिशत का औसत निकालेंगे। प्रतिशत का जो है कि औसत निकाल देते हैं यहाँ पे, और जो है कि इस सूत्र से, इस फार्मूले का यूज करके जो जनसंख्या होती है आपका n दशक में या भी किसी भी दशक में जनसंख्या हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि, यह विधि पुराने नगरों के लिए जिसका विकास जो है कि अब रुक गया है अपनाई जा सकती है, उसके लिए अपनाई जा सकती है। ये भी जो है कि विधि पुरानी है। ठीक है, इस विधि में जो है कि जनसंख्या का मान कुछ अधिक प्राप्त होता है, पिछली विधि से कुछ अधिक इसमें मान प्राप्त होता है। फार्मूला आपका यहाँ पे है जो है कि पी एन इज इक्वल टू पी ब्रैकेट्स में 1 + I0 बटा 100 के पावर n, होल पावर क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। n आपका है दशकों की संख्या, दशकों में अभिकल्प काल है। ठीक है, दशकों में अभिकल्प काल यानी दशकों की संख्या हो जाएगी, कितने दशक हो गए, दशकों में अभिकल्प काल। ठीक है, I0 क्या है, I0 आपका प्रतिशत बढ़ोतरी का औसत है, यानी प्रतिशत मान लो एक पहले दशक में 10% वृद्धि हुई, दूसरे दशक में 15% वृद्धि हुई, तीसरे दशक में 25% वृद्धि हुई, या जितना भी वृद्धि हुई, तो पूरे जो बढ़ोतरी हो रही है प्रतिशत में, प्रतिशत क्या करेंगे, औसत निकाल देंगे। वो होता है हमारा I0। पी एन होता है अभिकल्प काल के अंत में जनसंख्या, और पी जो होती है आपकी प्रारंभिक जनसंख्या होती है, यानी वर्तमान जनसंख्या होती है जो कि प्रेजेंट में होती है। तो फर्स्ट आपका जो है यहाँ पे दो न्यूमेरिकल है। एक नगर की जो जनसंख्या है, एक नगर की पूर्व दशकों की संख्या जो है कि यहाँ पे दे रखी है, और 1981 में 20,000 व्यक्ति, 1991 में 24,500 व्यक्ति, 2001 में 29,500 व्यक्ति और 2011 में 35,200 व्यक्ति हैं। इस नगर की वर्ष 2021-2031 में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यह भी आपका सेम डेटा का न्यूमेरिकल है जो कि पीछे लग चुका है। फार्मूले का यहाँ पे चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो पी एन इज इक्वल टू पी प्लस 1 + I0 अपान 100 के होल पावर n, इस फार्मूले का यहाँ पे यूज किया जाएगा। सबसे पहले हम जो है कि सुंदर सा प्यारा सा यहाँ पे सारणी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इसमें दशक लिखेंगे, जनसंख्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रतिशत में बढ़ोतरी और दशक की प्रतिशत बढ़ोतरी और प्रतिशत बढ़ोतरी का औसत जो कि I0 होता है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम दशक लिख देते हैं। 1981 में जनसंख्या थी 20,000, 1991 में 24,500, 2001 में 29,500 और 2011 में 35,200 थी। ठीक है, उसके बाद बढ़ोतरी निकाल देंगे कि इस दशक में, पहले दशक में कितनी बढ़ोतरी हुई, 4500। इस दशक में कितनी बढ़ोतरी हुई, 5,000। इस दशक में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 5,700। अब इनका परसेंटेज निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे कि 45, जब कहिए 4500 जो बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी क्या करेंगे, परसेंटेज में बदल देंगे, इसको परसेंटेज में बदल देंगे, तो 4500 अपान हो जाएगा आपका 20,000, यानी प्रारंभिक ये वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.5% आ जाएगा। सेम इसी तरह से इस जो वृद्धि है, इस वृद्धि को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 20.4%, इस वृद्धि को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 19.3%। अब जितने भी तीनों परसेंटेज आए हैं, इन परसेंटेज का क्या करेंगे, औसत निकाल देंगे। तो इसका जो औसत होगा आपका 20.73 आएगा प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फार्मूले का यूज करेंगे। सिंपली 2021 में आपका जनसंख्या जो है, अनुमानित जो जनसंख्या है, पी एन इज इक्वल टू यहाँ पे ये आपका वर्तमान जनसंख्या है 35,200 और ये अभिकल्प काल है 1
यानी 2021 में जो है कि एक अब दशक हो रहा है, ठीक है। 2011 से 2021 में एक दशक हो रहा है, तो एन की वैल्यू 1 ले लेंगे, प्लस प्रतिशत वृद्धि आपकी कितना है 20.73 अपन 100 टोटल के पावर 1 लिख देंगे, क्योंकि दशकों की संख्या 1 है। 2011 से लेके 21 तक के बीच में दशक की संख्या 1। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा 42,497, 42,497, यानी 2021 में जनसंख्या जो है 42,497 हो रही है, जो कि पिछली विधि में हम देखते हैं कि कितनी जनसंख्या हुई थी। और यहाँ पे जो आपकी पहली विधि है, इसमें जो है कि जो फाइनली आंसर आया था 2021 में जो अनुमानित जनसंख्या थी 40,267 आई थी, जो सेकेंड विधि है उसमें जो है कि 42,400 समथिंग कुछ आया है, ठीक है। तो इसमें जो है जो सेकेंड विधि है उसमें जनसंख्या अधिक आ रही है। सेम इसी तरह से 2031 में जो है कि नगर की अनुमानित जनसंख्या निकाल देंगे, तो पी एन इज इक्वल टू यहाँ पे ये वर्तमान जनसंख्या, यहाँ पे अभिकल्प काल लिख देंगे 2, यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंट, देखिए यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा बालक, यहाँ पे 2 रहेगा, यन की वैल्यू इसमें हम 2 रखेंगे, क्योंकि 2011 से लेके 31 तक के बीच में 2 दशक हो रहे हैं, तो दशकों की संख्या 2 ले लेंगे, ठीक है। तो फाइनली जो सॉल्व करेंगे तो 5 जो है कि 51,307 व्यक्ति आएंगे 2031 के लास्ट में। तो ये जनसंख्या अनुमान की ये दूसरी विधि है। उसके बाद जो है कि तीसरी विधि यहाँ पे आती है बढ़ोतरी दर के अनुरूप वृद्धि। यह जो विधि आपकी होती है ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो होती है, ये दोनों विधियाँ जो अपने फर्स्ट और सेकंड विधियाँ पढ़ी हैं, गणितीय बढ़ोतरी विधि और ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि, इन दोनों का क्या है, यह संयोजन है। क्या है, संयोजन है। और जो है कि यह विधि जो है उन दोनों विधियों से क्या है, उत्तम है। ये विधि जो तीसरी विधि आपकी है उन दोनों विधियों से क्या है, उत्तम है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है देख लेते हैं हम। जो है कि इसका जो फार्मूला इसमें आता है Pn इज इक्वल टू P प्लस IA प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n जो है आपका यहाँ पे देख लेते हैं डेटा एक्स अभी क्या है। यहाँ पे Pn जो है अभिकल्प काल के अंत में नगर की संभावित जनसंख्या जो हमें पता करनी है। P क्या है, वर्तमान जनसंख्या। IA जो है कि जनसंख्या में प्रति दशक औसत बढ़ोतरी है, और II जो है बढ़ोतरी दर वृद्धि का औसत है। n दशकों में अभिकल्प काल है, ठीक है। n क्या है, दशकों में अभिकल्प काल। न्यूमेरिकल करने से यह आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है आपका सेम ही क्वेश्चन है, रीड कर लीजिए इसको आप आसानी से। क्वेश्चन जो है सेम है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से जो है कि यहाँ पे ईयर लिखेंगे, और यहाँ पे जो दी गई जनसंख्या है उस ईयर में उसको लिखेंगे, और यहाँ पे हम बढ़ोतरी निकाल देंगे कि हर दशक में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। यानी 1981 से लेके 91 में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 4500 की वृद्धि हुई है, ठीक है। 1991 से लेकर 2001 के बीच में 5000 की वृद्धि हुई है, और 2001 से लेकर 2011 के बीच में 5700 की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि आप निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि वृद्धि में वृद्धि, इसमें क्या निकालना है, वृद्धि में वृद्धि जो होती है उसको कहते हैं II, यानी बढ़ोतरी दर वृद्धि। बढ़ोतरी दर वृद्धि II को कहते हैं, यानी वृद्धि में वृद्धि। तो जो आपकी वृद्धि हो रही है 4500 की वृद्धि हुई पहले दशक में, दूसरे दशक में 5000 की वृद्धि हुई, तीसरे दशक में जो वृद्धि है आपकी कितनी है, 5700 है। वृद्धि जो है 5700 है। यानी जो पहले दशक में वृद्धि हुई कितनी हुई थी, 4500, दूसरे में 5000, तीसरे में 5700। तो 4500 में कितनी वृद्धि हुई कि 5000 हो गई, फिर वृद्धि अगली बार, फिर उसके बाद अब जो वृद्धि है, पहली बार वृद्धि आपकी जो है कि 4500 की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितना हुई है, 4500 की। दूसरी बार जो वृद्धि आपकी हुई 5000 हो गई, वृद्धि कितनी हो गई, बढ़ गई, 5000 हो गई। तीसरी बार वृद्धि जो है 5700 हो गई, बढ़ के कितनी हो गई, 5700 हो गई। तो वृद्धि में कितनी वृद्धि हो रही है, तो पहले जो 5000 में से क्या करेंगे, 4500 घटा देंगे। तो पहली बार जो वृद्धि में वृद्धि है 500 है, दूसरी बार वृद्धि में वृद्धि 700। अब एवरेज निकालेंगे, जो ये बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी का एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5067 हो जाएगा। और बढ़ोतरी में बढ़ोतरी जो है, यानी बढ़ोतरी दर वृद्धि जो है उसका औसत क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप जो है कि सिंपली क्या करना है, आपको फार्मूले में रखना है और जो है कि आंसर ले लेना है।
अब क्या करेंगे, ये जो है कि फार्मूला आपका है 2021 में नगर की अनुमानित जनसंख्या निकाल देंगे। पी एन बराबर पी प्लस आपका जो है कि आई ए प्लस आई आई के बाहर एन कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आई आई की वैल्यू 5067 है और आई ए की वैल्यू है आई ए की वैल्यू आई की वैल्यू 60 है। यहाँ पे मिस्टेक है, 600 नहीं रहेगा, 60 रहेगा ओनली। ठीक है, और उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2021 जो है एक दशक के बाद आएगा। 2011 के एक दशक के बाद 21 आ जाएगा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर रख देंगे सिंपली, तो 40,867 व्यक्ति यहाँ पे आ जाएंगे। उसी प्रकार से सेम जो है कि 2031 में जनसंख्या निकाल देते हैं कि अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी। तो 2021 में आपकी पी एन बराबर क्या हो जाएगी, ये आपकी वर्तमान जनसंख्या 35,200 है। दशक आपके 2 हैं इसलिए 2 लिख देंगे, दशक आपके 2 हैं इसलिए 2 लिख देंगे। यहाँ पे आई ए की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो 46,534 व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जो है आपका वृद्धि संयोजन विश्लेषण विधि। वृद्धि संयोजन विश्लेषण विधि ग्रोथ कंपोजिशन एनालिसिस मेथड होता है, यानी किसी जनसंख्या की जो परिवर्तन होता है उसके मुख्य 3 आधार होते हैं। निम्नलिखित तीनों चीज़ों पे जो है कि ये जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे जन्म है आपका, मृत्यु है, या फिर अभिगमन है, जिसको माइग्रेशन बोलते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या फिर दूसरी जगह से आके बस जाना, तो इसको कहते हैं अभिगमन। तो इनके कारण जो है ये 3 ऐसे आधार हैं जिनके कारण जनसंख्या में क्या होती है, परिवर्तन होता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर, यानी जन्म और जो मृत्यु होती है वो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इसलिए जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है उसको कहते हैं प्राकृतिक बढ़ोतरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक बढ़ोतरी। यानी जन्म कितनी हुई, मान लो जन्म आपके बी से रिप्रेजेंट करें तो बी, और माइनस मृत्यु को डी से रिप्रेजेंट करें तो डी, तो बी माइनस डी जो होता है इस बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक बढ़ोतरी कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक बढ़ोतरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक हो जाए, मान लो आपका बी की वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाए, तो जो बढ़ोतरी आपकी क्या होगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, यानी जो बच्चे ज़्यादा जो है कि जन्म लेंगे और मरने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, कम, तो जो आपका बढ़ोतरी दर हो जाएगा वो आपका धनात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम जो है कि यदि जन्म दर क्या क्या हो जाए, कम हो जाए, और जो है कि मृत्यु दर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो आपका जो होगा वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, यानी जन्म दर क्या हो जाए, कम हो जाए, और मृत्यु दर क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो जो आपकी प्राकृतिक बढ़ोतरी होगी वो आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। और लोगों का अभिगमन है, यानी मिग्रेशन जो है, जिसको कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है, जैसे लोगों के बाहर से आकर नगर में बस जाने से प्राकृतिक बढ़ोतरी धनात्मक, और नगर छोड़कर चले जाने से पर जो है कि ऋणात्मक हो जाती है। प्राकृतिक बढ़ोतरी जो होती है ऋणात्मक हो जाती है। अतः जो नगर की प्राकृतिक बढ़ोतरी के लिए सूत्र ये अपनाया जाता है। ठीक है, संभावित जनसंख्या देखी जाए तो जो संभावित जनसंख्या होती है पी एन, एन दशकों पे संभावित जनसंख्या जो होती है आपका इस फार्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, एन इंटू पी इंटू आई बी माइनस पी इंटू आई डी। तो जो आपका एन है अभिकल्प काल में वर्ष है, और जो पी एन है अभिकल्प काल के अंत में नगर की प्रभावित जनसंख्या है। पी वर्तमान जनसंख्या है, आई बी जो है प्रति वर्ष जन्म दर है। प्रति वर्ष यानी हर एक वर्ष जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो जन्म दर को आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई डी जो है आपका डेथ वाला है। ठीक है, डेथ वाला है या डाई वाला है। प्रति वर्ष मृत्यु दर है, तो मृत्यु दर को इस फार्मूले से हम जो कि निकाल देते हैं सिंपली। तो अभिकल्प काल के अंत में अभिकल्प काल के अंत पर जो है कि नगर की अनुमानित जनसंख्या जो हो जाएगी वर्तमान जनसंख्या प्लस प्राकृतिक बढ़ोतरी या कमी प्लस अभिगमन। इसको जो है कि चिन्ह के हिसाब से जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है आता है रेखा चित्रीय विधि, ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं किया जाता है। आपको जो है कि पिछले कुछ दशक होते हैं, मान लीजिए 1981 है, 1991 है, 2011 है, और जो है कि यहाँ पे 2001 2011। ठीक है, तो इनकी जो है कि जो दशक होते हैं इनकी जनसंख्या आपको पता होती है। मान लो इधर जनसंख्या लिखी हुई है और इधर क्या है आपके दशक है, इधर आपकी जनसंख्या है। ठीक है, तो जनसंख्या आपकी इधर लिखी होती है, इसको हम जूमिंग करके आपको दिखा देते हैं अभी।
सिंपली इसमें क्या किया जाता है बच्चा, सिंपली इसमें क्या किया जाता है कि 1981, 91 और 2001, 11 इधर जो है आपके वर्ष जो है कि दशक में लिख दिए जाते हैं, इधर आपकी जनसंख्या हज़ारों में लिख दी जाती है। यहाँ पे मान लीजिए 1981 में जनसंख्या आपकी 20,000 थी, तो यहाँ पे 20,000 प्लॉट कर देंगे। 1991 में जनसंख्या 20,000 से बढ़ गई और 1900 जो है कि 2001 में जनसंख्या आपकी और इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। और ये इस तरह से प्लॉट करते हुए 2011 में जनसंख्या मान लीजिए 3,000 से ऊपर चली गई, तो यहाँ प्लॉट कर देंगे। उसी तरह से ये आपका बिंदुओं को मिलाकर एक जो है ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं जब ये आपका, तो ये ग्राफ जिस प्रवृत्ति से आगे जा रहा होता है उसी प्रवृत्ति से आगे की जो 2021 में जनसंख्या आपको पता करनी है, या 2031 में या 2041 में, तो ये ग्राफ जो है जिस प्रवृत्ति से आगे जा रहा है उसको उसी प्रवृत्ति से आगे बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए ये सर्किल के रूप में आगे जा रहा है तो इसको हम सर्किल को ही आगे बढ़ा देंगे, या फिर परवलय के रूप में आगे जा रहा है तो इसको हम परवलय की तरह आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, लाइनिंग की तरह जा रहा होगा, मान लीजिए सीधे जा रहा है तो सीधे हम उसको आगे बढ़ा देंगे। और 2021 में यहाँ पे जनसंख्या या फिर 2031 में यहाँ पे जनसंख्या जो है पता कर लेंगे इधर ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या आसानी से पता कर लेते, तो यह बहुत आसान विधि है, रेखा चित्रीय विधि। उसके बाद आता है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। इस विधि में क्या किया जाता है कि नगर की पूर्व जनसंख्या की तुलना, जो पहले की नगर, मान लीजिए नगर है आपका 1981 की, 1991 की, 2001 की, 2011 की जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या की किसी तुलना जो होती है ऐसे नगरों से की जाती है जो इससे प्रस्तावित नगर की भांति समान परिस्थितियों में भूतकाल में बसे विकसित हुए हैं। ठीक है, उनसे तुलना की जाती है। अब तुलना कर लेंगे उनसे, तो आने वाले जो भविष्य में जो जनसंख्या होगी इस नगर की, उसी नगर की जनसंख्या के हिसाब से बता देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल मेथड है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट और जो है कि लास्ट जो आपका मेथड है जनसंख्या अनुमान लगाने की, वो है जोन व्यवस्था या मास्टर प्लान विधि है। ठीक है, ये एज इम्पोर्टेंट विधि है और जो है कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये जो विधि आपकी है, इस विधि में अगर बात करी जाए आपका, तो जो नए नगर होते हैं, जो नए नगर बसते हैं, उनके जो योजना जो होती है वो टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा बनाई जाती है। वर्तमान में अगर बात करी जाए तो नए नगरों की जो योजना होती है टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा बनाई जाती है। योजना बनाते समय जो है कि योजना बनाते समय ही प्रति हेक्टेयर में जनसंख्या जो होती है उसको निवास करने वाली जनसंख्या का निर्धारण कर लिया जाता है। प्लाटों व मकानों का परिमाप तथा संख्या भी पहले से ही निर्धारित होती है। भवन निर्माण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखा जाता है। भविष्य में योजनाबद्ध विकास के लिए मास्टर प्लान बनाए जाते हैं इस विधि के अंतर्गत। अतः इस प्रकार से भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या ठीक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, ठीक अनुमान लगाया जाता है और उसी के अनुरूप जल आपूर्ति तथा अन्य योजनाएं बनाई जाती हैं। अतः अब किसी नए नगर की जल आपूर्ति की योजना बनाते समय मास्टर प्लान विधि अपनाई जाती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट मेथड है और जो है कि न्यू मेथड है, जो कि फ़िलहाल वर्तमान में यही विधि अपनाई जा रही है। जनसंख्या की सघनता के अनुसार नगरों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग योजना बनाई जाती है। जनसंख्या की सघनता की अगर बात करी जाए तो जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उनके लिए प्रति हेक्टेयर में जनसंख्या 50 से 250 व्यक्ति होती है और व्यावसायिक क्षेत्र में जनसंख्या प्रति हेक्टेयर में जनसंख्या जो है 40 से 75 व्यक्ति होता है। औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो जनसंख्या जो होती है प्रति हेक्टेयर में जनसंख्या 10 से 40 व्यक्ति होती है। जोन व्यवस्था आपकी जो जोन व्यवस्था है या मास्टर प्लान विधि है आपकी आधुनिक विधि है, इसको सघनता विधि भी कहा जाता है। और फाइनली अगर अनुमान लगाने की जनसंख्या अनुमान की बात करी जाए तो क्या किया जाता है, आपका जनसंख्या को पूर्व अनुमान लगाने की ऊपर जो दी गई विधियों में से किन्हीं दो विधियों का से जो है कि भावी जनसंख्या ज्ञात की जाती है और उसका औसत निकाल लिया जाता है। फिर बड़े नगरों की तुलना में छोटे नगरों की जनसंख्या की बढ़ोतरी में अंतर अधिक देखने में आया है।